दोस्तों, करंट अफेयर एक महासागर है और इस महासागर में से मोतियों को चुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं। थोड़े बहुत अगर क्वेश्चन एकाध जो कम इम्पॉर्टेंट होते हैं वो आते भी हैं तो उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, बल्कि यह ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप सिलेक्टेड और स्मार्टनेस तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालना तो दूर, उसमें आप अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकते। तो अगर आप एग्ज़ाम में सफलता चाहते हो तो इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट करके लाए गए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखो, तभी इसका आप फ़ायदा ले पाओगे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ईडन गार्डन्स कोलकाता में किस महिला क्रिकेटर के नाम पर 2025 में स्टैंड का अनावरण किया गया? तो यह अनावरण किया गया है झूलन गोस्वामी के नाम पे। भारत में जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरे स्थान पे है बिहार और तीसरे स्थान पे है उड़ीसा। भारत में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को लागू करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है? तो पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है थाईलैंड। थाईलैंड एशिया का तीसरा देश समलैंगिक विवाह को लागू करने वाला हो गया है और दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश है। इससे पहले अगर एशिया की बात करेंगे तो एशिया का पहला देश ताइवान है जिसने समलैंगिक विवाह को लागू किया था। उसके बाद नेपाल है दूसरे स्थान पे। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2023 को। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2023 को यह मिशन शुरू किया गया। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि यह देखा गया है कि यह जो बीमारी है यह आदिवासियों में अधिक होती है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब यह बीमारी क्या है सिकल सेल एनीमिया? तो सिकल सेल एनीमिया पहली बात तो आनुवांशिक रक्त विकार है, खून की बीमारी है और जेनेटिक है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं आधे चांद की तरह दिखाई देने लगते हैं या आधे चांद के आकार के हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन परिवहन में बाधा आती है और एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कौन सा कार्यक्रम बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करता है? तो टीकाकरण से संबंधित कार्यक्रम है मिशन इंद्रधनुष। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात उठी है तो इससे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों को देखना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया,
जिसका उद्देश्य है देश में सभी नागरिकों को किफ़ायती यानी सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके दो घटक हैं, एक है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो 2005 में शुरू किया गया और दूसरा है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो 2013 में शुरू किया गया। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाओं को देखते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम और योजनाएं इस मिशन के तहत चलाए जाते हैं। जननी सुरक्षा योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव सेवाएं दी जाती हैं, यानी कि मुफ्त डिलीवरी होती है। ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम नवजात और माताओं को मुफ्त इलाज व दवाएं उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। मुफ्त इलाज और दवा। मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया जाता है इसके तहत कुपोषण को खत्म करने के लिए। कायाकल्प योजना है सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। टीबी, मलेरिया और डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जाते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। भारत के किस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी? ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस योजना के 10 साल पूरे हुए 22 जनवरी 2025 को, क्योंकि यह योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के पानीपत से शुरू की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य। 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई, पानीपत से शुरू किया गया जो हरियाणा में पड़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इससे जो संबंधित मंत्रालय हैं वे हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2030 तक किस क्षेत्र में कार्य करने का है? गरीबी, जलवायु परिवर्तन, असमानता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जो सतत विकास लक्ष्य हैं जो 2030 तक पूरे करने का लक्ष्य है, ये इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इस पर आपको अच्छी तैयारी रहनी चाहिए। अब जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे शॉर्ट में SDG कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई है 25 सितंबर 2015 को। इसको जो लागू करने की अवधि है वो 2016 से लेकर 2030 तक है, यानी 15 वर्षों के लिए है और इसमें 17 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यानी जितने भी विश्व में देश हैं उनको ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो भी इसका पालन करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। 2030 तक दुनिया में गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना इसका उद्देश्य है। अब जो SDG के 17 लक्ष्य हैं उसको मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे कि पहला है गरीबी, यानी गरीबी को ख़त्म करना है। दूसरे में भूख को मिटाना है। तीसरे में स्वास्थ्य को सुधारना है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो किफ़ायती होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, शिक्षा क्वालिटी वाली मिलनी चाहिए। लैंगिक असमानता को ख़त्म करना है,
जो महिला और पुरुष के बीच जो किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करना है। स्वच्छ जल और स्वच्छता, जो नंबर लिखे हुए हैं ना दोस्तों कि 6ठे नंबर में, ये नंबर के साथ आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 7वें में है स्वच्छ ऊर्जा, 8वें में है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को जो नुकसान होते हैं विकास के कामों से, उद्योग धंधों से कम होना चाहिए, उसको मिनिमाइज करना होगा। और 9 नंबर में है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 3I। और हिंदी के लिए हमने इसका एक वर्ड निकाल दिया है, आपको आसानी होगी याद करने में, योग चार यादी। योग का मतलब है उद्योग, चार का मतलब है नवाचार, और यादी का मतलब है बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। असमानता 10वें नंबर पे है। जो शहर होने चाहिए वे टिकाऊ होने चाहिए, उसकी जो योजना होनी चाहिए काफ़ी सस्टेनेबल होनी चाहिए, ठीक है, पर्यावरण को ध्यान में रखते होने चाहिए। उपभोग और उत्पादन सेंसेबल होने चाहिए, जिम्मेवारी पूर्ण हमें उपभोग भी करना होगा, उत्पादन भी करना होगा। जलवायु परिवर्तन को रोकना है 13 नंबर में। 14 नंबर में जल जीवन, यानी जो जीव हैं जो जल में रहते हैं उनका संरक्षण, समुद्री जल जीवों का संरक्षण, ठीक है, जो समुद्री जीव हैं उनका संरक्षण। और दूसरे जो जल पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पर जो जीव रहते हैं उनका संरक्षण। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र और जो वन है और वन्य जीवों का संरक्षण, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर पर है विश्व में शांति होनी चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, और संस्थान जो हैं, जो वैश्विक संस्थान है उनको मजबूत होना चाहिए। और इन सभी 16 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देशों के बीच साझेदारी होनी चाहिए, वैश्विक साझेदारी की ज़रूरत है, ग्लोबल पार्टनरशिप की ज़रूरत है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो इतने जो इम्पोर्टेंट लक्ष्य हैं इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। और जो पुल सबसे ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो आर्च पुल है उसका नाम है चेनाब रेलवे पुल, और ये जम्मू कश्मीर में है। अभी आपने देखा इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। और यह चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, इसलिए इसका नाम है चेनाब रेलवे पुल। और जो जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है एक, वहां पर यह पुल है। अब जो सबसे ऊंचा पुल है चेनाब पुल, उससे इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि रियासी जिला में पड़ता है, चेनाब नदी के ऊपर है, 359 मीटर की ऊंचाई है, 1315 मीटर इसकी लंबाई है। 2004 में शुरू हुआ था बनना और 2022 में यह पूरा हो गया। और इसको बनाया है कौन सी कंपनी ने? कोंकण रेलवे ऑफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और DRDO ने मिलकर इसको बनाया है। भारत के सबसे लंबे रेलवे टनल का नाम क्या है? तो सबसे लंबे रेलवे टनल का नाम है पीर पंजाल। सबसे लंबी रेलवे सुरंग है यह भारत की। तो पीर पंजाल रेलवे टनल, जिसे TAT भी कहा जाता है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पहली बात। इसकी जो लंबाई है 11.2 किलोमीटर है। यह जो टनल है वो किस रेलवे लाइन पर है? तो उसका नाम है बनिहाल बारामूला रेल लाइन, जिसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक भी कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, 2013 में यह बन गया था।
उद्घाटन किया गया इसका 26 जून 2013 को। इसको बनाया है इरकॉन इंटरनेशनल ने, इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी ने इसको बनाया है और यह बनिहाल और काजी कुंड को जोड़ने वाली रेलवे टनल है। अब आइए देखते हैं देश का पहला केबल आधारित रेलवे पुल, जिसे अंजी खड़ पुल कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में है और यह चेनाब नदी की एक सहायक नदी है जो अंजी नदी के नाम से जानी जाती है। उस पर यह पुल बना हुआ है। 331 मीटर इसकी ऊंचाई है, 473 मीटर इसकी लंबाई है। 2024 में यह बनकर पूरा हुआ है और कोंकण रेलवे और भारतीय रेलवे ने इसे मिलकर बनाया है। भारत सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति लक्ष्य कब निर्धारित किया था? तो यह किया था 2016 में। मुद्रास्फीति जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके तहत मुद्रास्फीति को 4% पर सीमित करने का लक्ष्य है, जिसमें 2% की और भी कमी हो सकती है और 2% से ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि 4 में -2 करेंगे तो 2 आएगा और +2 करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि जो रेंज है मुद्रास्फीति की वो 2 से 6% तक सीमित करने का लक्ष्य इस लक्ष्य के तहत रखा गया है। और आपको पता है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो हर एक 2 महीने में मौद्रिक नीति जारी करती है, जिसके तहत जो रेपो रेट है उसको निर्धारित करती है और भी जो नीतिगत ब्याज दरें हैं उसका निर्धारण करती है। जो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति है वो हर एक 2 महीने पे, ये याद रहना चाहिए आपको। कतर एयरवेज को 2024 की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस का सम्मान किस संस्था ने दिया है? तो दोस्तों यह सम्मान दिया है विश्व पर्यटन संगठन, यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है यूनाइटेड नेशन UNWTO, उसने इसको यह सम्मान दिया है। अनुजा फिल्म को किस श्रेणी में ऑस्कर 2025 में नॉमिनेशन मिला है? छपने वाला सवाल है दोस्तों आपके एग्जाम में। हिंदी फिल्म है ये अनुजा और इसको 2025 का जो ऑस्कर होगा उसमें नॉमिनेशन मिला है। किस कैटेगरी में? सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में इस फिल्म को नॉमिनेशन मिला है। आपके एग्जाम में एकदम आने वाला प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। 2024 में फ्रांस और स्पेन को किस प्रकार का सम्मान मिला है? दोस्तों यह सम्मान मिला है सबसे ज़्यादा पर्यटक आगमन का, यानी कि सबसे ज़्यादा पर्यटक इन दोनों जगहों पे गए हैं। सबसे ज़्यादा गए हैं फ्रांस में और दूसरे स्थान पे स्पेन में गए हैं। जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है UNWTO, उसकी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों जब हमने पिछले स्लाइड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात की थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें बहुत तरह के इम्पोर्टेंट कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उसी में से एक है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है नवजात और माताओं को मुफ्त इलाज और दवाएं देना। एक है जननी सुरक्षा योजना, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव सेवाएं दी जाती हैं मुफ्त रूप से। देखिए एक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में लैंगिक समानता से संबंधित लक्ष्य का नंबर क्या है? अभी पिछले स्लाइड्स में आपको हमने सतत विकास लक्ष्य जो है 17 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो उसका मैंने बताया था कि इसको नंबर के साथ आपको याद रहना चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखकर इस बात को समझ सकते हैं कि इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो यह 5वें नंबर का लक्ष्य है।
अब एक स्टैटिक जीके का प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल पीर पंजाल रेलवे टनल किस पर्वतमाला के नीचे स्थित है। दोस्तों अभी आपको हमने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग के बारे में बताया था जिसको पीर पंजाल कहते हैं, वो किस पर्वतमाला के नीचे है। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यह है पीर पंजाल पर्वतमाला। अनुजा फिल्म का निर्देशन किसने किया है। आपको पता है, अभी आपने देखा कि अनुजा फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है। एक हिंदी फिल्म है, तो इसके जो निर्देशक हैं उनका नाम है एडम डे ग्रेव्स, ठीक है, और इसके प्रोड्यूसर हैं प्रियंका चोपड़ा। भारत में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का मुख्य उद्देश्य किस समुदाय को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। तो यह है आदिवासी समुदाय। मैंने आपको बताया था कि जो आदिवासी बहुल राज्य हैं उसमें खासकर इस योजना को शुरू किया गया, क्योंकि यह जो बीमारी है यह आदिवासियों में अधिक देखी गई है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य से संबंधित फिर से एक प्रश्न आ गया और इसमें भी नंबर पूछा गया कि कौन से नंबर का लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने का लक्ष्य किस नंबर पे है। तो यह है 13 नंबर पे। तो देखा दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें करंट अफेयर्स भी था, स्टैटिक जीके जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे। तो हमारे वीडियो देखने का यह फ़ायदा आपको मिलता है, इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करना। उसके बाद वीडियो को तो पसंद किया है आपने, तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आपके सफलता में एक भागीदार की भूमिका निभाना चाहता हूँ, तो आपको भी हमें मोटिवेट करना होगा, हमें ऊर्जा प्रदान करनी होगी, ताकि इसी तरह की मदद मैं आप लोगों के लिए कर सकूं। तो इसीलिए 4 काम आपको करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं, बेल वाले आइकन को प्रेस करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी खुश रहें, पढ़ते रहें। इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा।